हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2024 की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को एक वीडियो के माध्यम से मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के सिलेबस को प्रॉपर एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी कड़ी में मैंने आपको ये भी बोला था कि हिंदी और इंग्लिश के सभी टॉपिक्स को हम एक एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की ये क्लास हिंदी की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। किसी भी भाषा का जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि उस भाषा के जो बेसिक्स हैं उनको हमें बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, और वर्ण विचार हिंदी भाषा का वैसा ही एक टॉपिक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ण विचार से 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन उससे पहले के एग्जाम्स जो हुए हैं 2022, 2020 का, 2017 और बाकी जो 18 का, जो बाकी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें हम सभी ने देखा है कि वर्ण विचार से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछता रहा है। तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, और पिछले जो पैटर्न हमने देखे हैं उनमें पूछा जाता रहा है, हालांकि 2023 में नहीं पूछा गया था। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर वर्ण विचार। उसके बाद हम फिर अन्य चैप्टर्स पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम वर्ण विचार पर बात करने वाले हैं। वर्णमाला यानी कि जितने भी हिंदी भाषा में वर्ण होते हैं यानी कि अक्षर होते हैं, उन्हीं के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? फिर कोई भी शब्द जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये एक ध्वनि के माध्यम से मैं आपको आप तक पहुंचा रहा हूं, और इस ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध करते हैं यानी कि कोई भी ध्वनि को जब हम एक चिन्ह के द्वारा लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे ही हम वर्ण कहते हैं, और इन सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, और पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी जानते हैं, छोटा बड़ा का खा गा घा अंगा, ये सब जानते हैं, ये सब हमने फर्स्ट क्लास से पढ़ा हुआ है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो ग्रामर पोर्शन है कि इसमें अंत्यस्थ व्यंजन कौन है, इसमें ऊष्म व्यंजन कौन है, इसमें अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हमसे तभी बनेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। मूल या मुख्य वर्ण जो है वो कितने हैं? 44 यानी कि 44 हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, और ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 हैं, 10 स्वर, 35 व्यंजन। कुल वर्ण 52 मैंने बताए, 11 जिसमें स्वर हैं, 2 अयोगवाय हैं और 39 व्यंजन हैं। अयोगवाय क्या है ये सभी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेखन के आधार पर वर्ण 52 है, स्वर 11, 2 अयोगवाय और 39 यानी कि 39 जो है व्यंजन है। मानक वर्ण कितने? 52 ही है, सेम। तो कुल वर्ण कितने? 52। लेखन के आधार पर वर्ण 52 और मानक वर्ण 52, यानी कि 52 वर्ण ही जो है हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण माने गए हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इनकी डिटेल में। मानक देवनागरी वर्णमाला उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। तो जो देवनागरी की मानक वर्णमाला है उनको उच्चारण और प्रयोग के आधार पर 2 भेदों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो जितने भी हम शब्दों का उच्चारण करते हैं इनमें स्वर और व्यंजनों का मिश्रण होता है। कई सारे वर्ण मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, फिर कई सारे शब्द मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, और फिर इन वाक्यों के द्वारा हम अपनी कोई भी बात एक से दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो पहले स्वर को बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर व्यंजन को। स्वर क्या होते हैं आप सभी बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, और आप में से 90% लोगों को मैं समझता हूं कि ये पता होगा कि स्वर क्या होते हैं। स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण हो सकता है वो स्वर कहलाते हैं, यानी कि छोटा, बड़ा, छोटी। अगर मैं इनका उच्चारण करता हूं आ, ई, तो एक ही साउंड पर बिना रुके, बिना टाइम लगाए आराम से मैं इनका उच्चारण कर पा रहा हूं, बिना किसी दूसरे की हेल्प से कर पा रहा हूं। तो इनको क्या उच्चारण स्वतंत्र रूप से, अबाध रूप से मैं कर पा रहा हूं। आ, ई। तो ये है स्वर। स्वर कितने हैं?
कुल स्वर 11 हैं। पहले स्वरों की संख्या कितनी होती थी? 13। लेकिन अंक और आहा जो होते हैं इनको स्वरों में नहीं गिना गया है, इनको अयोगवाह में गिना गया है। तो ये अयोगवाह में आते हैं, इनको स्वरों में नहीं गिना जाता है। अब पहले गिना जाता था, तो पहले 13 होते थे, लेकिन अब जो है 11 हैं। 11 कौन कौन से? अंक और आहा हटा करके आ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ। तो ये जो री है ये भी एक स्वर है, आप लोगों को ये याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम्स में री को बहुत बार पूछा गया है कि री क्या है, एक स्वर है या व्यंजन है। तो आपको याद रखना है कि ये एक स्वर है। हमने स्वर समझा कि जिनको स्वतंत्र रूप से या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण किया जा सके वो स्वर कहलाते हैं। उच्चारण में जो समय लगता है वो लगने वाले समय के आधार पर जो है स्वरों के भेद किए गए हैं, यानी कि स्वरों को भी कई उसमें विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से उसमें विभाजित किया गया है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अभी हम ह्रस्व स्वर की बात करेंगे और फिर आगे दीर्घ और प्लुत की। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: आ ई उ री। तो आपको ये याद रखना है कि जो पहले के 3 वर्ड हैं आ ई उ छोटे वाले और री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें छोटी स्वर या एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। आप उच्चारण करके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अन्य जो स्वर हैं इनके अलावा वो स्वर इनकी अपेक्षा ज्यादा समय उच्चारण में लेते हैं और ये जो है कम समय लेते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देखिए आ ई उ री, और इन्हीं के अलावा दूसरे वर्ड लीजिए आ ई उ ओ आओ, ये ज्यादा समय ले रहे हैं। व्युत्पत्ति, स्रोत, बुनावट के आधार पर मूल स्वर या शांत स्वर या स्थिर स्वर भी इनको कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। क्यों लघु स्वर? क्योंकि हम अभी आगे देखेंगे कि आगे वाले जो पाठ है उसको दीर्घ कहते हैं, तो वो दीर्घ है तो ये लघु है, क्योंकि छोटा, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये लघु हो जाएगा। तो ह्रस्व और लघु को यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत टफ लगने लगे आपको कि इसके कितने सारे नाम हैं। तो वही सेम है, बस उसके कई सारे पर्यायवाची हैं, तो आप ये याद रखिएगा। एक मात्रिक स्वर, तो एक मात्रिक स्वर क्यों है? क्योंकि इनमें एक ही मात्रा है, जैसे ई उ री, इससे ज्यादा नहीं है। इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं या छोटी स्वर भी कहते हैं। छोटी स्वर, बड़ी स्वर मैंने अभी आपको बताया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। व्युत्पत्ति, स्रोत, बनावट के आधार पर मूल स्वर, क्योंकि ये छोटे हैं ना, यानी कि इन्हीं से ही शुरुआत हो रही है और इन्हीं के बाद वो बड़ा वाला बन रहा है। जैसे छोटा और इसके बाद ही तो बड़ा बनेगा, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा, ऐसे ही छोटी फिर बड़ी। तो पहले छोटी का निर्माण हुआ या जो भी ऐसे कह सकते हैं आप, और इसमें ये डंडी लगा दी तो बड़ी। तो इस तरीके से आप ये भी याद कर सकते हैं। मूल स्वर, शांत स्वर और स्थिर स्वर। शांत और स्थिर इसलिए क्योंकि शांत हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय लग रहा है इनमें, तो बहुत शांत है, यानी कि इनको उतनी आवाज इन पे नहीं निकलती है, उतना तेज नहीं बोलना पड़ता या उतना मुंह नहीं खुलता है जितना इन चारों के अलावा बाकी स्वरों में खुलता है। जैसे अ, तो आराम से अ बोल दिया मैंने, ई आराम से बोल दिया, और बड़ा बोलना तो ई आ उ ए आए ओ आओ, इनमें आवाज भी ज्यादा निकल रही है, ध्वनि भी ज्यादा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इनको शांत स्वर या स्थिर स्वर बोलते हैं, क्योंकि इनमें कम समय लगता है उनकी अपेक्षा। अब आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर में। तो जैसे मैंने आपको बताया लघु दीर्घ, है ना, आपने कभी अगर ग्रेजुएशन में या उससे पहले की परीक्षाओं में प्रश्न लिखे होंगे तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न उत्तर आते थे उनको आप लिखते रहे होंगे, तो उससे आप समझ सकते हैं लघु मतलब छोटा, यानी कि छोटे छोटे उत्तर लिखने हैं, दीर्घ मतलब बड़े बड़े थोड़ा उससे लिखने हैं। तो दीर्घ स्वर, तो उन ह्रस्व स्वर थे वो, और ये है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हमने लघु स्वर भी बोला था। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वरों में 7 हैं: बड़ा, ई उ ए आए ओ आओ। तो यानी कि वो बाकी के जो हमने पहले पढ़ लिए 4, उन चारों को अगर छोड़ दे तो बाकी के जो यहाँ पर 7 बचते हैं ये क्या है? दीर्घ हैं, क्योंकि इनमें उनसे ज्यादा समय लगता है। आपने यहाँ पर उच्चारण करके भी देख सकते हैं, आ ई उ ए आए
ओ, आओ, ये इनमें ज्यादा समय लग रहा है पहले वालों से। उच्चारण के आधार पर इनमें समय ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा गया है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। ये बहुत कम परीक्षाओं में पूछा जाता है, और अगर यदि परीक्षाओं में पूछा भी जाता है तो बहुत आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका दूर से बुलाने में प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि जब एक स्थान से आप दूर खड़े किसी दूसरे स्थान के व्यक्ति को आवाज दे रहे होते हैं तो बड़ी जोर से आवाज लगानी होती है, और थोड़ी देर तक जो आपका रिदम है, जो आपकी मात्रा है, वो आपकी स्वर में कंपन देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको किसी दूर खड़े व्यक्ति को बुलाता हूं, श्याम, तो वो दूर तक जो है थोड़ा सा जो बीच में जो गैप आता है, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे आ, ओम, राम, तो ये बीच में जो आ की मात्रा आ रही है इसमें कंपन देर तक रहता है, समय ज्यादा इसमें लगा रहे हैं हम, जोर इसमें ज्यादा दे रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। और हमेशा जब भी आपको कोई लिखा हुआ कहीं पर मिलेगा तो इस तरीके से आपको ये जो चिन्ह बने हुए हैं प्लुत स्वर के, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिससे पता चलता है कि ये ऐसा स्वर है जिसमें ज्यादा समय लग रहा है। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों को तीन भागों में विभाजित किया गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जब भी आप स्वरों का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि आगे के पोर्शन में ज्यादा जोर पड़ रहा है, या आगे के पोर्शन का प्रयोग करते हुए, आगे टंग का प्रयोग करते हुए आप उस स्वर का उच्चारण कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि टंग जो है, टंग में देखेंगे पीछे की साइड, जो पीछे का भाग है उसमें ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो उसके आधार पर भी इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला अग्र स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, और ये स्वर क्या है? ई, ई, ए, आई। तो अब आप खुद से उच्चारण करके इनको देखिए कि क्या इनमें अग्र भाग का यूज हो रहा है जीभ के कि नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे ई, तो यस, आगे की तरफ से आप देखेंगे आगे की साइड ज्यादा जोर पड़ रहा है। ई, ए, आए, इनमें आगे की साइड ज्यादा जोर पड़ रहा है। तो ये जो है चार जो हैं आपके अग्र स्वर हैं। इसके बाद आपके आते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में आप देखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, और ये है आ। तो आप देखेंगे उच्चारण करके आ। अब जैसे पहले हमने ई, ए, आए ये किया था तो आगे की साइड लग रहा था, और इसे ध्यान से आप उच्चारण करिए आ, तो ये कहां पर? बीच में, आ बीच में आ रहा है, तो ये इसको मध्य स्वर। तो मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में कोई आपको बहुत मुश्किल होने वाली है, या पहचानने में मुश्किल होने वाली है कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर क्या है। पश्च स्वर को देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, यानी कि पीछे का भाग काम करता है, उस पे ज्यादा जोर पड़ता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। और ये स्वर निम्न है: आ, उ, ओ, आओ। अब आप देखेंगे थोड़ा गले का यूज हो रहा है, यानी कि अंदर से आवाज आ रही है, थोड़ा पीछे की साइड से आवाज आ रही है, यानी कि पीछे के भाग का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है? पश्च स्वर है। तो ये बहुत आसान है, उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई बार परीक्षाओं में संवृत्त और विवृत्त स्वर भी बहुत बार पूछा गया है। संवृत्त स्वर क्या है और विवृत्त स्वर क्या है? देखो, उच्चारण में जो है मुख का कितना भाग ओपन होता है, मुख सकरा रहता है या मुख ज्यादा खुलता है, उसके आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर भी इनको विभाजित किया गया है दो भागों में: विवृत्त स्वर और संवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर के और संवृत्त स्वर के भी दो दो भाग किए गए हैं, एक संवृत्त और एक अर्ध संवृत्त। तो आप देखेंगे पहला वाला संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार सकरा हो जाता है, और ये संख्या में चार होते हैं, यानी कि जब आपका जो मुख का द्वार है वो सकरा हो जाए, छोटा हो जाए, तो आपको, जब भी आप कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आपको अपना मुंह तो खोलना ही पड़ता है, बिना मुंह खोले तो आप कोई उच्चारण कर भी नहीं पाते हैं। तो आप देखेंगे जब आप अपने मुंह को खोलते हैं तो वो मुंह जो है बड़ा छोटा सा खुलता है, जैसे ई, ई, उ, उ। अब आप मुंह को बंद कर लीजिए, नहीं उच्चारण कर पाएंगे। ट्राई करके देखिए, अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहे तो आप ट्राई करके देखिए, आप रटिए नहीं, इनको समझिए। ट्राई करके देखिए, आप मुंह नहीं खोलेंगे, इन चारों वर्णों को उच्चारण करिए, चारों स्वरों का, तो आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप मुंह हल्का सा खोलते हैं, ई, उ, यानी हवा क्रॉस हो सके आपके मुंह से, तो आप इनका उच्चारण कर पा रहे हैं। तो ये है संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर।
अर्धसंवृत स्वर स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा कम सकरा होता है और ये संख्या में 2 होते हैं। तो आप देखेंगे कि सकरा तो होता है लेकिन कम सकरा होता है, यानी कि पहला वाला तो बिल्कुल सकरा, हल्का सा मुंह खोलेंगे और आप बोल पाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा हल्का से और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कम सकरा होगा। कम सकरा का मतलब क्या कि पहले वाला ज्यादा सकरा था, अब ये कम सकरा होगा, यानी कि थोड़ा बड़ा होगा। ये वर्ड को समझिएगा, कम सकरा। कम सकरा का मतलब ये है कि पहले जो हमारा संवृत था वो हल्का सा, अगर हवा भी निकलने की जगह मिल रही है तो हमारा संवृत स्वर हमसे निकल रहा है, लेकिन हल्का सा जगह हो रही है तो संवृत स्वर ही निकलेगा, और थोड़ा सा और जगह करके बोलेंगे तो हमसे अर्ध संवृत निकलेंगे। जैसे कि ए, तो आप देखेंगे थोड़ा सा मुंह ज्यादा खोलना पड़ रहा है, ओ खोलना पड़ रहा है मुंह को। आप हल्का सा खोल के देखिए, ओ नहीं निकलेगा, ट्राई करके देखिए आप। तो ए और ओ इनमें थोड़ा सा ज्यादा मुंह खुल रहा है। इसके बाद बात करते हैं विवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, यानी कि बहुत आपको वाइड खोलना पड़ेगा मुंह को, तब जाकर के ये वाला वर्ण का उच्चारण आपका हो पाएगा। जैसे कि आ, आप देखिए आ बोलिए, पूरा मुंह ऐसे बर्गर खाने की तरह खुलेगा आपका, जैसे बर्गर खाने के लिए मुंह खोलते हैं आ। तो आप देख रहे हैं कि मुंह आपका ज्यादा खुल रहा है। अर्धविवृत्त स्वर। अर्धविवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अधखुला होता है। अधखुला मतलब क्या, वही सेम जैसे अभी पूरा खुल रहा है, जैसे कि हम एकदम ऐसे खाना खाते टाइम पूरा मुंह खोलते हैं, उतना नहीं खुल रहा, उससे थोड़ा कम खुल रहा है, तो उसको अर्धविवृत स्वर कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, 4 होते हैं, आ, आए, आओ, आ। तो आप देखेंगे कि आ, आए, आओ, आ। तो इनमें एकदम मुंह को ऐसे फाड़ना नहीं पड़ रहा, आराम से खोलेंगे, मतलब काफी हद तक खुलेगा, काफी मात्रा में खुलेगा, लेकिन उतना नहीं खुलेगा जितना बड़ा आ का उच्चारण करने में खुल रहा है। जैसे आप बोलिए आम, तो आपको पूरा मुंह खोलना पड़ रहा है, लेकिन जैसे आप किसी का नाम ले रहे हैं अमन, तो थोड़ा सा खोला और काम हो गया आपका। तो ये है संवृत्त और विवृत्त, थोड़ा सा इनको आप याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि स्वर कुल कितने होते हैं, 11। कुल 11 स्वर होते हैं, लेकिन जो स्वरों की मात्राएं होती हैं वो होती हैं 10। यानी कि जो आ है, यानी कि छोटा आ, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। जैसे कोई भी शब्द आप यदि लिखते हैं कम, तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन अगर आप इसी को लिखते हैं काम, तो इसमें बड़ा आ की मात्रा है। तो इसकी छोटा आ की पहले वाले जो स्वर की कोई भी मात्रा जो है नहीं मानी जाती है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि स्वरों की कुल कितनी मात्राएं होती हैं, कुल 10 मात्राएं होती हैं, 10 मात्राएं होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो ये पूरा स्वरों का विभाजन था कि किस किस तरीके से स्वरों को विभाजित किया गया है। किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। अब हम स्वरों के बाद बात करेंगे व्यंजन पर। व्यंजन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं व्यंजन से। तो आइए शुरू करते हैं। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। तो स्वरों में मैंने बताया आपको, और आप जानते हैं कि उनको स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण किया जा सकता है बिना किसी की सहायता से, लेकिन व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। जैसे कि आप यदि का की बात करेंगे तो इसमें जब तक आप आ नहीं लगाएंगे तब तक इसका उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि आप इसका उच्चारण करते हैं तो ऐसे उच्चारण होगा, लेकिन जब आप इसका उच्चारण स्वर के साथ करेंगे तो पूरा का होगा। या फिर लिखेंगे कोई भी काम, तो इसमें आप देखेंगे कि स्वर का इस्तेमाल जरूरी है। तो स्वरों की बिना सहायता लिए व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये आप याद रखिएगा। हालांकि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर कहीं पर आपको जरूरत इसकी पड़ती है तो ये आपको पता होना चाहिए। व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है, कितने हैं व्यंजन, तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 39, 39 व्यंजन है कुल। और व्यंजनों का अपना मूल स्वरूप इस प्रकार है, यानी कि का हलंत लगेगा इसमें, यदि मात्रा आप नहीं लगाते हैं, कोई भी स्वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और जब भी आप लिखते हैं तो लिखते समय यदि आप इसमें ध्यान देंगे कि ये नहीं लगाते तो आप इसको
का नहीं बोल सकते, फिर आप इसको आधा का बोलना पड़ेगा, यानी कि इसमें हलंत लगानी पड़ेगी, तब आप इसको लगा पाएंगे। तो इससे पता चलेगा कि इसमें स्वर आ जो है इसमें नहीं लगा है। तो आ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हलंत जो है हट जाता है, और इस प्रकार जो है ये फिर पूर्ण रूप से इनका उच्चारण हो पाता है। का, चा, छा, जा, झा, ये सब जो है इनमें आज स्वर का इस्तेमाल होता है। व्यंजनों के भी तीन भेद किए गए हैं, एक स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और इनको हमें बहुत विस्तृत रूप में पढ़ने की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में रखा गया है इसको, हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है, और हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। यानी कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 वर्ग कौन कौन से हैं, आप इनको अभी के लिए इग्नोर करिए, पहले 5 वर्ग देखिए। 5 वर्ग कौन कौन से हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये तो याद नहीं रहेगा, तो अभी इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि आप बचपन से व्यंजन पढ़ते आए हैं, काखा गा गा गंगा पहले से बचपन से पढ़ते चले आए हैं। बस इनको आपको क्या करना है कि इनको विभाजन के आधार पर हमें दिमाग में रखना है कि कौन से वर्ग में आएगा, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। पूरे आप व्यंजनों को जब पढ़ते हैं तो आप देखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। यानी कि इनको 5-5 के सेक्शन में विभाजित कर दिया गया, यानी कि 5 लेटर्स पहले, फिर जैसा ही छठवां लेटर आता है तो दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है, लाइन। जैसे ही तीसरा 11वां वर्ड आ जाता है तो तीसरी, फिर इसके बाद ऐसे करके 5-5 के इनके सीक्वेंस में इनको ऐसे बना दिया गया है। तो जो 5 का सीक्वेंस बनाया है उसमें से जो पहला वाला वर्ण है उसके ही नाम पर इस पूरे वर्ग का नाम रख दिया गया। पहला वर्ण इसका का है तो इसको पूरे को हमने बोल दिया है का वर्ग। पहला वाला वर्ण चा है तो इसको बोल दिया है चा वर्ग। पहला टा है इसमें तो इसको बोल दिया है टा वर्ग। 5-5 का ऐसे जो है ग्रुप बना लिया गया है। तो अब आपको आसानी होगी याद करने में। और इसका एक ये भी होता है कचट तप, इसको भी आप याद रख लीजिएगा अगर किसी को नहीं याद होता है तो। बहुत आसान है, लेकिन इसमें जरूरी सबसे ज्यादा हो जाता है जो कि इनके जो उच्चारण स्थान है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उच्चारण स्थान से ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उच्चारण स्थान जो है इनके अलग अलग होते हैं, जैसे का वर्ग का अलग उच्चारण स्थान है, चा वर्ग का अलग उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान क्या, यानी कि जो हमारे मुंह से जो इन वर्णों के उच्चारण में जो ध्वनि निकलती है वो किस भाग से निकलती है, और जिस भाग से निकलती है तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कंठ तालव्य, तालव्य, कंठ, कौष्ठव, ओष्ठ, दंतोष्ठ, मूर्धन्य, दंत और नासिक। ये देखने में पढ़ने में अभी बहुत मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन जब इनको समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कितने होते हैं। तो मेन अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के 6 जगह होती हैं जहां से हमारी मोस्ट ऑफ द ध्वनि जो है निकलती हैं। लेकिन अगर हम और 2-4 ध्वनि जो रह जाती हैं उनकी बात करें तो कुल मिलाकर के हमारे पास 9 उच्चारण स्थान हो जाते हैं। तो देवनागरी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है ये इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 9 उच्चारण स्थान है, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, कंठताल, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। अब इनको समझना कैसे है, देखिए जब आप वर्णमाला में अपने वर्णों का उच्चारण करके देखेंगे तो आप का से शुरू करिए, का, खा, गा, घा। आपने नोटिस किया कि सारे जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, गले के पास में है, गले के पास में। और गले को हम क्या बोलते हैं, कंठ, है ना। तो कंठ के पास से इनका उच्चारण हो रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंठ। तो ये हमारा एक उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। अब आप देखिए इस पिक्चर के माध्यम से, ये मैंने पिक्चर गूगल से उठाई हुई है, तो आप देखेंगे कि कंठ यानी कि ये हमारा यहाँ पर गला है, यहाँ पर। तो इस गले से ही सारे वर्ण निकल रहे हैं, का, खा, गा, घा। तो ये क्या है, कंठ। अब आप नोटिस करिए स्वरों में भी कुछ वर्ण हैं जो कंठ से निकल रहे हैं, जैसे आ, बड़ा, है ना, आ। यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए रैंडम, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कैसे वहां पर टैकल करना है, रैंडम आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये वर्ण जो है कौन से वर्ग का है,
अब आपको बताना है कि ये कौन से वर्ग का है। तो आपको उच्चारण करना है इसका। तो उच्चारण किया आ, तो आपको समझ में आया कि ये तो गले से आ रही है, इसकी आवाज एकदम गले गले से टच होके निकल रहा आ। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, कंठ है। जैसे ही आपसे आ गया हा, तो आप उच्चारण करके देखिए हा, तो ये गले से आया। तो ये क्या है, हा जो है हमारा कौन सा उच्चारण स्थान है इसका, कंठ, है ना। तो आ का खा गा घा अंगा ये सब क्या है, गले से आ रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा क वर्ग था इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। ठीक है, आप एक पेन पेपर रखिए, उसमें आप खुद से उच्चारण करिए वर्णों का और लिखिए कि ये कहाँ से निकल रहा है ये वर्ण। उसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा है वो है तालु। अब तालु क्या, अब आप तालु में क्यों पहले ले रहा हूं, पहले मूर्धा क्यों नहीं ले रहा, पहले दंत क्यों नहीं ले रहा, होंठ क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इनका एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसे, आप देखेंगे कि का खा गा घा अंगा के बाद कौन सा वर्ण आता है, चा छा जा जा। व्यंजन की ही बात कर रहे हैं, बाकी इनको हम साथ साथ में लेते चलेंगे, लेकिन पहले व्यंजन व्यंजन की बात करेंगे। तो चा छा जा झा इया। तो चा को आप देखिए, पहले आप गले में थे, अब आप आ गए हैं चा, यानी कि जो आपकी जीभ है वो कहाँ, तालू में जाकर के टच हो रही है। जीभ को यदि आप तालू में नहीं टच करते हैं तो आप चा बोल ही नहीं पाएंगे, छा बोल ही नहीं पाएंगे, जा बोल ही नहीं पाएंगे। तो आप तालु में जब जीभ को टच करेंगे तो चा बोल पाएंगे, नहीं टच करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो जब हमारी जीभ तालु में टच हो रही है तो उसको क्या बोल दे रहे हैं, तालु, सिंपल, और तो कुछ ज्यादा नहीं बोलना पड़ रहा, सिर्फ तालु। तो तालु में टच हो रही है, चा छा जा झा इया। ठीक है, ई या शा, ये सारे वर्ड आप देख रहे हैं। तो ई में कहा, बिल्कुल गले से नहीं आ रहा है ना, गले से क्या आ रहा था, का खा गा, गले को ऐसे टच करना पड़ रहा, का गले को बंद करना पड़ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चा छा, यानी कि जीभ को हमारा ऊपर टच करना पड़ रहा है। दो शब्द, दो वर्ण ये स्वरों में देखेंगे आप, ई, तो इसको भी ऑलमोस्ट जीभ को टच करवाना पड़ रहा है, गले को भी नहीं बंद करना पड़ रहा और जीभ को भी पूरा पूरा नहीं टच करवाना पड़ रहा, लेकिन ऑलमोस्ट टच हो जा रही है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, तालु में आ जाते हैं। तो अब आप यहां से फिर से क्या लिखेंगे, ये वाला जो वर्ण चा वर्ण है हमारा क्या आ गया, चा वर्ण हमारा आ गया तालु। अब आप इस पिक्चर को भी देखेंगे साथ साथ में, ये पिक्चर कंठ से हमने यहां से शुरू किया था, मैं इसका हाइलाइटर चेंज कर लेता हूं। हमने कंठ से यहां से शुरू किया था इस जगह से, अब कंठ से जैसे ही हमारे यहां पर हमारा कहां पहुंच गया, तालु में पहुंच गया यहां। ठीक है, तालु में पहुंच गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे वाले वर्णों की बात करेंगे, टा ठा डा ढा। अब आप ध्यान से देखिए कि टा ठा डा ढा आड़ा ये सब कहां से, टा, हमारी जीभ जो है वो थोड़ा सा ऐसा मुड़ रही है और ऊपर हमारी जो तालु है उसमें भी टच हो रही है, लेकिन हमारी जीभ क्या हो रही है, मुड़ रही है। क्या मुड़ रही है, टा ठा डा ढा। तो आपको जीभ का जो आगे वाला पोर्शन है उसको आपको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करना पड़ रहा है, मोड़ना पड़ रहा है। तो जो मुड़ रही है तो इसका नाम क्या हो गया, मूर्धा हो गया। तो अब आपको आसानी हो जाएगी इसमें, जो टा है ठा है डा है ढा है ड़ा है, ये क्या हो गया, मूर्धा हो गया। तो अब आपको आसानी है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी। पिक्चर के भी माध्यम से समझ लेते हैं। मूर्धन, मूर्धन्य कौन से हैं, देखो ध्यान से, इनको मूर्धन्य भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कंठ मूर्धन्य है ना, तो इनको ये भी ध्यान रखिएगा। और तालव्य, तालव्य है ना, तो इनको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि तालु वाले जो हैं तालव्य, तो ऑलमोस्ट संस्कृत में ले लिया इनको। आप लोग इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मैं आपको तालु बोल रहा हूँ, मैं आपको कंठ बोल रहा हूँ, मैं आपको मूर्धा बोल रहा हूँ, तो यहाँ तो मूर्धन्य लिखा हुआ है, यहाँ तो तालव्य लिखा हुआ है, यहाँ तो कंठ लिखा हुआ है। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंठ तो से कंठ ये संस्कृत में लिखा गया है, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तालु को तालव्य लिखा गया है, तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये तालु की बात हो रही है। मूर्धन्य लिखा गया यहाँ पर, तो मूर्धा की बात हो रही है। मैं समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ऐसे शब्द लिख दिए हैं, कंठ तालु मूर्धा, तो ये आप समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ और लिखा या आपने कहीं और कुछ और पढ़ा हुआ और यहाँ पे कुछ और लिखा, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारी टंग ट्विस्ट हो रही है, जो थोड़ा सा मुड़ रही है, वो कहाँ है? मूर्धा है। जैसे मूर्धा के स्वरों में आप देखेंगे कि स्वर भी कुछ आते हैं मूर्धा में, तो री है ना, ऋषि वाला जो री आता है, तो आप देखेंगे इसमें भी जो हमारा टंग है वो थोड़ी सी मुड़ रही है। अंतस्थ में रा, तो देखेंगे हल्का सा रा, तो ऊपर एकदम आगे वाला पोर्शन, जो जीभ का आगे, टंग जहां पर बिल्कुल टंग का बिल्कुल आगे का पोर्शन, वो हमारा क्या हो रहा है? आगे बिल्कुल तालू में टच हो रहा है। इसके बाद शा, तो ये भी आप देखेंगे कि इसी में आ जाता है मूर्धा में। ठीक है, शा, आगे वाला पोर्शन हमारा तालू में टच हो रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब आगे। अब आगे कौन कौन से हमारे वर्ण हैं? आगे हैं हमारे ता, था, दा, धा, ना। तो ता, था, दा, धा, ना। अब आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा आगे वाला, जो टंग का आगे वाला पोर्शन है, वो हमारे दांत से टच हो रहा है। ता, था, है ना, दांत से टच हो रहा है। जब हमारा आगे वाला पोर्शन दांत से टच हो रहा है, तो इसका मतलब दांतों से रिलेटेड कोई इसका नाम होगा, तो हमने इसका नाम रखा है दंत। अब दंत से कई बार कहीं पर आपको दंतोष्ठ भी देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि दांत को मैंने दंत बताया और दंतोष्ठ है, तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं। तो मैंने आसान करने के लिए मैंने इसको सिर्फ दंत लिखा हुआ है, आप इसे दंतोष्ठ समझ सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद स्वरों में भी हमारे कुछ स्वर हैं जो दंतोष्ठ का इस्तेमाल होता है जहाँ पर, जैसे कि रा है, ला है, सा है, तो आप देखेंगे इनमें दांत के पास जो है टंग का आगे वाला पार्ट हमारा टच हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आगे का वर्ग पा वर्ग। पा वर्ग में क्या क्या है हमारा? पा, फा, बा, भा, मा। तो पा, फा, बा, भा, मा। अब आप बोलते ही समझ जाएंगे, इनका उच्चारण करते ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? पा, यानी कि दोनों होंठ जो हैं हमारे वो आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो पा, फा, बा, बा, तो ओंठ जब आपस में हमारे होंठ जुड़ रहे हैं, तो हमारे इसका होठों से ही कुछ रिलेशन होगा, तो हमने इनका नाम रख दिया है ओष्ठ। ठीक है, तो होठों को ही हम क्या बोलते हैं? ओष्ठ। तो ये देखिए आप यहाँ पे ओष्ठ, और यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने गले से शुरू किया था, कंठ से। कंठ से आते आते हमने यहाँ पर तालु, तालु से आते आते हमने यहाँ पर जो है मूर्धन्य, जहाँ पर टंग ट्विस्ट होकर के तालु में टच हो रही थी। उसके बाद दांतों पे आ गए हम, और दांतों के बाद फिर होठों पर, तो ओष्ठ में आ गया। तो ओष्ठों में कुछ स्वरों को भी लिया गया है, स्वर भी आप देख लेंगे। स्वर कौन कौन से? उ, उ। देखिए होठों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ओष्ठ जब हमारे आपस में आके उ, उ ऐसा आपस में आके जुड़ रहे हैं, तभी इनका भी उच्चारण हो पा रहा है, तो इनको क्या है? ओष्ठ बोलेंगे। इसके बाद हमारे कुछ वर्ण हैं जो नाक से जिनका उच्चारण होता है, जैसे कि अंगा, इया, ड़ा, ना। इसको यहाँ पर बिंदी है अंगा में, ध्यान रखिएगा। ना, मा, ड़ा, ढा। तो ये क्या है? नाक से निकलना है। इनका उच्चारण कहाँ से? नाक से हो रहा है। तो ये क्या है? नासिका, इनको बोलते हैं नासिका। तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए। इसके बाद आता है कंठ तालु। अब कंठ तालु से आप समझ गए होंगे कि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों को मिला करके ये नाम बनाया गया है कंठ तालु। तो कंठ तालु में कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, आई। ठीक है, ए, आई हमारे कहां पर आ जाते हैं? कंठ तालु के नाम में आ जाते हैं। अब कंठ तालु में ए, आई क्यों आ रहा है, आपको इसको भी समझना है। देखिए मैंने बोला ए, ए, तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो ए है उसमें अंदर से तो आवाज आ ही रही है गले से, लेकिन ए कहीं ना कहीं हमको, जो जीभ है हमारी, ए, आए, है ना, इसमें तालु का भी थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इनको कंठ तालु में रखा गया है। कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ मिला करके कंठोष्ठ है। तो कंठोष्ठ में क्या है? ओ और आओ, तो इसको कंठोष्ठ क्यों बोला गया है? आप देखेंगे कि ओ जो है वो हमारे कंठ से भी आ रहा है, और साथ ही साथ होठों के द्वारा भी थोड़ा सा इसका उच्चारण हो रहा है। तो ओ, अंदर से आवाज आ रही है, लेकिन हमें होठों को क्या करना पड़ रहा है? ऐसे सिकोड़ना पड़ रहा है। तो ये क्या है? कंठोष्ठ है। आओ, इसके लिए भी हमें होठ और गले का दोनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम जो है
कंठोष्ठ है। इसके बाद नाम आता है दंतोष्ठ, यानी कि दांत और होंठ मिल करके। तो वा एक वर्ण है हमारा वा। तो जब आप वा का उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वा यानी कि जीभ भी हमारी थोड़ा सा दांतों में लग रही है, वा नीचे वाले दांत में लग रही है, और होंठ भी हमारे ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं इस वर्ण के उच्चारण में। तो हमारा ये वर्ण जो है दंतोष्ठ है। तो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इनका उच्चारण एक बार आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ते समय आप वर्णों का उच्चारण करिए और उच्चारण को आप ये नोटिस कीजिए कि वो उच्चारण स्थान कौन सा है जो उस वर्ण को उच्चारण करने में इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा सा इन पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। जो अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन है यहाँ पर, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि या, वा, रा, ला, हा, शा, सा, ये सब वर्ण मैंने अभी आपको वर्ग में जो इनका विभाजन किया गया था उसमें नहीं बताया है। तो आप थोड़ा सा उच्चारण स्थान में इसको पहले पढ़ लेंगे, हालांकि मैं अभी इनको और डिटेल में बताऊंगा। तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे कि रा है, तो रा हमारा टंग का आगे वाला पार्ट तालू में टच हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगी, यानी कि टंग हमारी मुड़ रही है। अगर किसी को मूर्धा याद ना रहे तो ऑप्शन में दिख जाएगा, फिर भी याद ना रहे तो आप ये याद रखिएगा कि जहां पर टंग हमारी मुड़ रही है जिन शब्दों के उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में, तो वो क्या है, वो मूर्धा के वर्ण हैं। जिन शब्दों के उच्चारण में हमारी जो टंग जो है वो तालू से लग रही है वो तालु हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो टंग जो है वो होठों से लग रही है, दांतों से लग रही है, वो दंत हैं। जहां पर होठों का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे ओष्ठ है, जहां पर नाक का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर नासिका है। तो इस तरीके से आपको ये सब याद रखना है। नासिका को नासिक के भी बोलते हैं संस्कृत में, तो आप इन वर्णों को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ मतलब कांट, कंठोष्ठ मतलब कंठ यानी कि गला, और ओष्ठ कंठ यानी कि कंठ, ओष्ठ मतलब कि ओष्ठ, दंतोष्ठ यानी कि दांत और होंठ, दंतोष्ठ हो गया दांत और होंठ दोनों मिला करके, कंठ तालव्य यानी कि गला और तालु दोनों मिला करके, नासिक नाक, दंत दांत। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इनको पहचानने में या समझने में आपको मुश्किल ना हो। जैसे दंतोष्ठ लिख दिया गया तो इनका संधि विच्छेद करके मिला दिया गया है, यानी कि दांत और होष्ठ, तो दंतोष्ठ मिला दिया गया है दांतों और ओष्ठ को, दांत और होठों को मिला करके। कंठ तालव्य है ना, जैसे कंठोष्ठ यहाँ पर लिख दिया गया, यानी कि कंठ और ओष्ठ, तो कंठोष्ठ लिख दिया गया। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद भी हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है तो ये वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पढ़ सकते हैं। हमने स्पर्श व्यंजन बहुत डिटेल में पढ़ लिया, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो हमारे चार व्यंजन, यानी कि जो पा फा बा भा मा के बाद जो व्यंजन आ रहे हैं ना, या, रा, ला, वा, ये जो हमारे व्यंजन है इनको बोलते हैं हम अंत्यस्थ व्यंजन। इसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन, शा, क्षा, सा और हा, ये हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। अब इनको हम अंत्यस्थ और ऊष्म क्यों कहते हैं? ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जब बोलते हैं ना इनको, तो इनमें जो है जो हवा निकलती है मुंह से वो गर्म हवा निकलती है, और गर्म को हम कहते हैं ऊष्म, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप उच्चारण करके देखिए और पास में अपनी हथेली लगाइए मुंह के, तो आप देखेंगे कि जब आप बोलेंगे शा, तो आपका जो है एक जीभ और मुख में घर्षण हो रहा है। जैसे बोलेंगे शा, सा, हा, तो अंदर से देखिए हा, तो अंदर से गर्म हवा निकल रही है, ऊष्म, ठीक है ना। तो इसको हम इसलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, ये आपको जवाब मुझे देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं। मैं हिंट के तौर पर बता देता हूं आपको कि इनका एक बार उच्चारण करिए आप, या, रा, ला, वा, और फिर आप देखिए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है और इनका क्या रीजन है जिनको हमने इनको अंतस्थ व्यंजन का नाम दिया है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप में से किसी को पता है कि इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए।
संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पहले तो आप देख लीजिए, क्षत्रिय वाला क्ष और ये ज्ञा, त्रा और ये श्रा, ये हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन सा? क्षत्रिय वाला श और ये ज्ञा, फिर आपका है त्रा और एक है आपका श्रा। ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको जो है, इन वर्णों को दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिला करके बनाया गया है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप ये क्षत्रिय वाला श देख रहे हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि ये मूल स्वर जो हमारा का है और ये शा है ना, तो इसको मिला करके ये बना है शा, है ना। और इसके बाद जैसे हमारा ये है जा और ये या, तो ये हमारा क्या बन गया है? जा बन गया है। ऐसे ही हमारा ता और रा मिल करके बना है त्रा, और ऐसे ही हमारा शा और रा मिल करके बना है श्रा। तो आप जब इन शब्दों को लिखते हैं जैसे अक्षर, तो इसमें आप देखेंगे जब शा का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम का को भी साथ में बोलते हैं, अक्षर, अक्षर बोलते हैं ना। जैसे ज्ञान है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको ज्ञान को, है ना। तो इसमें आधा जा भी शामिल है। नक्षत्र, श्रवण, तो इसमें हमारा कहीं ना कहीं सब में दो या दो से जो है अधिक वर्णों को मिला करके इन वर्णों को बनाया गया है, इन व्यंजनों को बनाया गया है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद कुछ लोग छा, त्रा, ज्ञा, श्रा को हिंदी वर्णमाला में नहीं गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो इनको वर्णमाला में नहीं गिना जाता है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ये मूल रूप से व्यंजन नहीं है, इनको मिला करके बनाया गया है। और जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल करके बन रहा है कोई वर्ण, तो फिर वो वर्णमाला में नहीं आता है, इसलिए इनको जो है वर्णमाला में नहीं रखा गया है, इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। लेकिन मैं आपको इसको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि कौन कौन से वर्ण जो है अल्प प्राण है, कौन कौन से व्यंजन महाप्राण है। तो व्यंजनों को, जो हमारी जो श्वास है, जो हमारी सांस लेने में या जो हमारी हवा जो वर्णों के उच्चारण में निकलती है, उनके उच्चारण में और उनकी मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं। तो कौन कौन से दो भेद हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहला देखेंगे अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी कि जो हमारी हवा है, जो वायु है, उसकी मात्रा कम होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो आसान हो गया ये तो, जहां पर कम हवा निकले यानी कि कम मात्रा हो, अल्प मात्रा हो, उन्हें अल्प प्राण। भाई कम को ही तो अल्प बोलते हैं, तो जहां पर कम हवा निकले, अल्प श्वास निकले, तो अल्प प्राण हो गया। श्वास मतलब प्राण, हवा जो हम लेते हैं इन्हीं को तो प्राण बोलते हैं। जिस दिन हवा बंद, आना जाना शरीर के अंदर, सांस लेना बंद, उस दिन प्राण भी खत्म। तो हमारी जो श्वास है यही हमारी प्राण है, प्राण वायु इसे बोलते हैं। तो जो हमारी प्राण वायु है ये कम मात्रा में निकलती है, अल्प मात्रा में निकलती है, तो हम इसे अल्प प्राण बोलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं, कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में हमारी अल्प प्राण निकलती है ना, हवा हमारी जो श्वास हमारी है वो कम निकलती है। तो आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण। अब तृतीय पंचम ये याद रखेंगे क्या? नहीं। जितने भी वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, कचट तप, ये याद रखिएगा। तो का वर्ग में कौन कौन सा? एक एक छोड़कर, ठीक है। ऑड ऑड, का, खा नहीं, गा हाँ, फिर घा नहीं, फिर अंगा, तो एक एक वर्ण, ऑड ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? अल्प प्राण। आ से ऑड, आ से अल्प। अगर किसी को याद ना रहे उसके लिए है ये ट्रिक, अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। एक एक छोड़ करके कहने का मतलब सभी वर्णों के। जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में का, खा नहीं लेना है, गा ले लेना है, घा नहीं लेना है, अंगा ले लेना है। चा वर्ग है तो चा लेना है, छा नहीं लेना, जा लेना है, झा नहीं लेना, फिर यहाँ आ गया। तो एक एक वर्ग, तो पहला, दूसरा नहीं, तीसरा, और चौथा नहीं, पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा, तो 1 3 5 यानी कि ऑड ऑड नंबर जो है वो क्या है? अल्प प्राण है। ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है यानी कि या,
रा, ला और वा, ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। या, रा, ला, वा, ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं, क्योंकि इनमें हवा जो है कम निकलती है, अल्प मात्रा में निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। तो इनका रीजन भी समझना है, सिर्फ रटना नहीं है कि ये अल्प प्राण में आएगा, ये महाप्राण में आएगा। अल्प प्राण है क्या? अल्प प्राण मतलब कि कम मात्रा में हवा, कम मात्रा में श्वास, हमारी जो प्राण वायु है वो अल्प मात्रा में। तो अल्प प्राण, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है कम मात्रा में निकलेगी तो वो अल्प प्राण होंगे। जैसे या, रा, ला, वा, कितनी कम हवा निकली, तो इनमें क्या है? अल्प प्राण निकल रही है, तो ये अल्प प्राण है। आगे बात करेंगे महाप्राण की। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी कि जो वायु, हमारी जो प्राण वायु है वो ज्यादा, अधिक मात्रा में, महा, है ना, ज्यादा मैक्सिमाइज करके निकलेगी, वो है हमारे महाप्राण। यानी कि महाप्राण में जो ध्वनि सुनाई देती है वो हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे कि इनमें देख लेते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग के जो कचट तप हमारा जो वर्ग है पांच, इन पांचों वर्गों में आप देखेंगे कि खा, है ना, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, भा, ये सब क्या, इनमें ज्यादा हवा निकल रही है। तो अब इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे आएंगे जो जो हमने छोड़ दिए? अल्प प्राण में हमने पहला, तीसरा और पांचवा ले लिया था, तो पहला, तीसरा और पांचवा हमने अल्प प्राण में ले लिया है। तो हमारा जो ये दूसरा और ये हमारा जो चौथा हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा? महाप्राण में आ जाएगा। और ये हमारे तीन क्या आ जाएंगे? ये वाले, ये हमारे आ जाएंगे अल्प प्राण में। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब समझ गए तो आप समझ लीजिए आपके लिए आसान ही आसान है। हर चीज का मतलब, जिस भी चीज का मतलब आपको समझ में आ गया वो चीज आपको आसान लगने लगेगी। जैसे हमारे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आ रहे थे, वैसे ही ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण में आएंगे। क्यों आएंगे भाई महाप्राण में? क्योंकि इनमें ज्यादा हवा निकलती है। देखो, शा, शा, सा, हा, तो इनमें ज्यादा हवा निकल रही है, तो हमारे क्या है? महाप्राण है। तो उम्मीद है अल्प प्राण और महाप्राण आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। अभी अभी मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने सुझाव लिखते हैं तो मुझे उससे पता चलता है कि मुझे आगे आने वाले वीडियोस में क्या क्या सुधार करना है और आपको क्या क्या और चीज़ें अच्छे से बतानी है, किन चीज़ों पर मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, और उससे मेरा हौसला भी बढ़ता है। जब आप लाइक कमेंट्स करते हैं तो मुझे, मेरा हौसला बढ़ता है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो एक एनकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं घोष और अघोष। ये घोष और अघोष क्या है? जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो इनमें उच्चारण करने में जो हमारे जो स्वर तंत्रियां हैं, जिनके थ्रू हम उच्चारण करते हैं, जैसे हमारी टंग है, हमारा गला है, जो हमारा नाक है, ये सारी जो स्वर तंत्रियां हैं हमारी, इनमें जो कंपन होती है, तो कंपन के आधार पर इनको बांटा गया है। तो कंपन कैसी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, जिस प्रकार की भी कंपन होती है, तो कंपन के आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष। और हमारा अल्प प्राण और महाप्राण किस वजह से बांटा गया था दो भागों में? ये हमारी प्राण वायु, अल्प प्राण, प्राण मतलब समझ जाइएगा, जहां पर प्राण आ जाए तो हमारी हवा की बात हो रही है, सांस की बात हो रही है, जिसपे हम जिंदा हैं, तो सांस। तो अल्प प्राण, महाप्राण, प्राण जहां पर आ जाएगा तो हम समझ जाना है। जब घोष और अघोष आ जाएगा तो घोष और अघोष में स्वतंत्र स्वर तंत्रियां जो होती हैं हमारी, उनके कंपन के आधार पर जो उनका विभाजन किया गया है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे घोष की, जिसे हम सघोष भी कहते हैं। भाई घोष और अघोष, अघोष मतलब जिसमें घोष ना हो, और घोष मतलब जिसमें घोष हो। सघोष भी बोल देंगे, मतलब जिसमें घोष हो, जिसमें अघोष ना हो। सा मतलब जिसमें हो, आ मतलब जिसमें ना हो। सघोष अघोष, समझ रहे हो ना? तो घोष, अब एक मिनट के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि घोष और सघोष मैंने एक ही साथ लिख दिया। घोष और सघोष एक ही चीज है, इसलिए इसको साथ में लिखा है, समझ रहे हो? तो है ना, जैसे धन्यवाद और सधन्यवाद,
है ना, बोलते हैं ना कई बार आपने कि आपका सा धन्यवाद, मतलब मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, या धन्यवाद भी बोल देंगे तब भी चलेगा। ऐसे कि घोष है और सघोष है, तो सा लगाने से पॉजिटिव एक इंडिकेटर है, तो सा हमारा पॉजिटिव वे में लगाया जाता है, पॉजिटिव दिखाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव की, यानी कि सघोष की। तो घोष या सघोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। तो सिंपल, मैंने बोला ना कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर इसको बांटा गया है। तो जिसमें पॉजिटिव साइन होगा वो सघोष होगा, क्योंकि घोष हो रहा है, उसका मतलब उसमें कंपन हो रहा है, तो वो हो गया सघोष। तो कंपन जिसमें हो रहा है, जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, जिसमें घोष हो रहा है, जिसमें सब उसको हुई, जिसमें पॉजिटिविटी है, जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, वो सघोष है। तो मुझे लगता है ये शब्द का मतलब समझना पहले बहुत जरूरी है। जैसे ही आप शब्द का मतलब समझ जाएंगे तो आपको बाकी की चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखते हैं कौन कौन से शब्द में जो है कंपन हो रही है, जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं वो कौन कौन से वर्ण के उच्चारण में कंपन कर रही हैं, वो चेक करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। तो इन सब में जो है हमारी स्वर तंत्रियां जो हैं वो कंपन कर रही हैं, आप देख पा रहे हैं। तो जितने भी स्वर हैं हमारे 11 के 11, ये सारे क्या हैं? सघोष हैं। तो आपको ध्यान रखने के स्वर सारे सघोष होते हैं। तो सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, टोटल 11 स्वर हैं हमारे, 11 के 11 स्वर हमारे सघोष में आते हैं। उसके बाद हमारा क्या, व्यंजनों की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हमारा सघोष है। कौन कौन सा? तीसरे वाले से, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि का खा छोड़ देना है, गा घा अंगा, यानी कि का और खा छूटेगा, उसके बाद गा घा अंगा, ये सब क्या है हमारे? ये हमारे सघोष हैं। और इधर वाले क्या हो जाएंगे? अघोष। ऐसे ही अगले वाले वर्ण में चा और छा जो हमारा हो जाएगा वो अघोष हो जाएगा, और जा झा इया ये सब क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सघोष। ऐसे ही टा वाला, तो टा और ठा हमारा अघोष हो जाएगा, और डा ढा और ये णा ये क्या हो जाएगा हमारा? सघोष हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रख लेना है। और अंत्यस्थ और हा, ठीक है, ये क्या है? रा, ला, वा, ये सब क्या है? यारा, लावा, जितने भी हमारे चार अंत्यस्थ थे वो और साथ में हा, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे सघोष। ठीक है, ये याद करने के लिए आपको रखना है कि हमारे जो अंतस्थ हैं वो क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। ठीक है, कंपन के आधार पर इनको डिफरेंशिएट करने पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं का खा गा घा अंगा, तो इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा इनमें मेजर डिफरेंस कोई देखने को मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है सघोष और अघोष। लेकिन आप मतलब समझ गए होंगे ऊपर वाले का कि सघोष और अघोष क्या है, तो आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना, थोड़ा सा उच्चारण करके पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको एक से दो बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये चीजें दोबारा से देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, जितने भी वर्ग हैं उनमें पहले के जो दो वर्ण हैं वो अघोष है, और बाद के जो दो तीन हैं वो है सघोष। बस हमें अंतस्थ और ऊष्म वाले व्यंजनों को ध्यान रखना है कि कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है। तो जैसे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि या रा ला वा ये क्या है? ये आपके अल्प प्राण है, और जो आपके शाह सा सा जिनमें हवा ज्यादा निकल रही है वो आपके महाप्राण है। ऐसे ही इनको भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे या रा लावा हैं वो सघोष हैं, और जो आपके जो सासा वो आपके क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखने की जरूरत है कि उस वाले में जो ऊष्मीय व्यंजन थे जिनमें हा भी शामिल था, वो हा जो है आपका महाप्राण में आ रहा था, लेकिन यहां पर हा आपका सघोष में आएगा। ठीक है, तो एक वर्ण आपका कौन कौन सा? या, रा, ला और वा, और साथ में एक वर्ण जो है हा, ये भी आपका किस में आएगा? सघोष में आएगा। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आपके अघोष की बात कर लेते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, अघोष, आ लगा हुआ है तो नेगेटिव, आपको पहले पता है, उन्हें अघोष कहते हैं, मैंने समझा दिया है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या हो जाएगा?
अघोष हो जाएगा, और शा और सा, और हा मैंने आपको बताया ये कहाँ चला गया, ये आपका सघोष में चला गया है। तो इस तरीके से आपको सघोष और अघोष में भी अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार और सघोष और अघोष को आप देख लीजिएगा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और मैं यहाँ पर एक बार समझा भी देता हूँ। तो ये था सघोष और अघोष। सघोष और अघोष को मैं एक बार और समराइज कर देता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सघोष और इधर मैंने लिया अघोष, ठीक है। सघोष में जिनमें कंपन होता है, अघोष में जिनमें कंपन नहीं होता। तो जितने भी वर्ग हैं हमारे, पांचों वर्ग कचट तप में, पहला और दूसरा तो हमारे अघोष है, यानी कि का और खा तो हमारा क्या हो जाएगा, अघोष है। लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा जो हमारा वर्ण है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे क्या, सघोष, ठीक है। और अंतस्थ और ऊष्मीय व्यंजन में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और हमारा वा, और साथ में इसका हा भी ऊष्मीय व्यंजन का, ये पांच हमारे सघोष में आते हैं। और अघोष में कौन कौन सा आ जाएगा, हमारा शा आ जाएगा, सा आ जाएगा, और ये वाला भी सा आ जाएगा। और इसका जो हा है वो यहाँ चला गया, तो अब ये अघोष में नहीं रहेगा, ये सघोष में है, और जो तीन है ये अघोष में रहेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा अपना वर्ड विचार खत्म कर लिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग धीरे धीरे करके अपना सिलेबस खत्म करिए, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यहीं से पढ़ें, इसी का इंतजार करें। मैं कोशिश करूंगा समय समय पर आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराने की, लेकिन इसके अलावा यदि आपको और कहीं से भी कोई मदद मिलती है तो वहां से भी आप पढ़ते जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि हमें अपना सिलेबस खत्म करके प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपसे मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।